0.3 बार इन पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लोटस आया नहीं था, लोटस। यस लोटस, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। ज्वाइनिंग अभी तो अभी क्लास पहुंची नहीं है, अभी क्लास पहुंची नहीं है, वो आ रही है। ओके सर, अभी कर रहे हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं बेटे हम सॉल्यूशन से। सबसे पहले जो भी हमारे पास ये टर्म होती है, इसको किसी वेरिएबल x के इक्वल लेट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। 0.3 बार। अब हमारी ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट स्टेप में क्या रहती है कि हमारे पास बार कितने नंबर्स पे है। एक नंबर पे है तो 10, 2 पे है तो 2 जीरो से लगा दोगे 1 के साथ 100, 3 पे होता तो 1 के साथ 3 जीरोस 1000। क्लियर, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ साइड करते हैं। क्लियर इतना? तो ये आ गया मेरे पास 10x। और जब हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.33 बार। ठीक है, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो एक 3 है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे, एक 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा और एक जो बार है वो दूसरी तरफ रह जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3.3 बार। जो बार है वो नहीं शिफ्ट होगी बेटे, सिर्फ डिजिट शिफ्ट होगा। क्लियर मेरी बात? अगर 100 होता तो 2 डिजिट शिफ्ट होते, यहाँ 10 है तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा। 10 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट था जिसके ऊपर बार था। ठीक है, इसीलिए हमने 10 लिया। अगर 2 डिजिट होते, अलग अलग 2 डिजिट्स होते, डिफरेंट डिजिट, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते। इतना क्लियर? ठीक, तो ये भी चीज क्लियर होगी। जिसके ऊपर बार होता है इट मीन आप उसको कितने मर्जी टाइम लिख सकते हो। कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 0.333 अप टू सो ऑन। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, बाकी इस तरफ ही बच जाएंगे। तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लग जाती है, तो इसको आप लिख सकते हो 3.3 बार। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज होगी। क्लियर इतना? ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, हमें बार टर्म खत्म करनी है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारे पास 10x होता है वो आगे लिखा जाता है, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू, ये टर्म आगे आ गई 3.3 बार माइनस 0.3 बार। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो जरा कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 3.3 बार। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 0 है, यहाँ डेसिमल, यहाँ 3 बार। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम टर्म 3 बार का मतलब क्या हुआ, 3 बार मीन्स हम 3 को इनफाइनाइट टाइम लिख सकते हैं, 3 3 3 अप टू सोन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सारे 3 आपस में खत्म हो रहे हैं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये टर्म सारी जीरोस हो जाती है। और इस तरफ 3 माइनस 0 इज 3, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ गया 3.0। और डेसिमल के बाद 0 सिर्फ हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको आप 3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 10 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स क्या हो गया हमारे पास, 9x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9x। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। बेसिकली हमें
इसकी वैल्यू चाहिए जो कि एक x है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए पी वाई क्यू फॉर्म में जो कि एक x है, तो हम यहां से x निकाल लेंगे। x हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3/9, ये मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया। क्लियर, इतना क्लियर। अगर ये कटिंग होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखा जाता है, यहाँ पे कटिंग है तो आप करोगे 3 से डिवाइड ऊपर, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर इज 1/3। आपको लास्ट आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना होता है। क्लियर इतना। तो हमारा x क्या था, 0.3 बार, उसको p अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ये p अपॉन फ्रैक्शन होता है, p अपॉन क्यू, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन। क्लियर। तो लास्ट लाइन, therefore 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे एक लाइन और लिखोगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ठीक, ये बीच में एक लाइन आएगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किससे किया वो आप बताओगे तो सही। फिर इसको नंबरिंग 1 की जाती है, इसको नंबरिंग 2 की जाती है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सबट्रैक्ट किया है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सबट्रैक्टिंग 1 एंड। क्लियर है, क्लियर है ना बेटे। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ये रहा आपके पास आंसर। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, क्लियर है सबको। अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड अगर क्लियर है बेटे। ओके, वेरी गुड। ये लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कर दो बेटे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.45 बार इनटू पी वाई क्यू फॉर्म। ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल। तो हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 0.45 बार। क्लियर। हाँ जी, सनफ्लावर रोल नंबर 11, सनफ्लावर रोल नंबर 11। बेटे हम let x is equal to 0.45. हाँ जी, वो हमने लेट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बोथ साइड। 100. वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100। बाय 100 बोथ साइड। तो हमारे पास इधर क्या आ गया, 100x इक्वल टू 45.45. 0.45 आर। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट शिफ्ट होंगे आगे को। 10 से करते किया था लास्ट में तो 1 डिजिट शिफ्ट हुआ था। या 100 से क्यों किया, क्योंकि 2 डिजिट अलग अलग हैं, दोनों के ऊपर बार है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई 100 से किया। 100 से किया तो 2 डिजिट शिफ्ट हो गए डेसिमल की दूसरी साइड।
क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप, इसको नंबरिंग कर दो। 1 एंड क्या करेंगे हम? Subtract सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2. 1 एंड 2. तो क्या आ गया हमारे पास बेटे? 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45.45 बार माइनस 0.45 बार। Ma'am, ठीक है, 99x. बिल्कुल। डेसिमल के बाद हमारे पास सेम वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 0 हो जाएगी। इस तरफ क्या आएगा? 45. 0. इधर 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? Ma'am, x is equal to 45 डिवाइड, divided by 99. हाँ जी, 9 से डिविजिबल है ये, Yes, ma'am. दोनों टर्म 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड करो। Ma'am, 5. डिवाइडेड बाय 11, तो हमारा क्या आ गया? 5/11। क्लियर है? Yes, ma'am. Therefore, last line 0.45 bar is equal to 5/11. Answer. Question done. Go to your seat, beta. Thank you. Question done. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.23 बार सिर्फ 3 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। 0.23 3 के ऊपर बार है, इंटू P बाय Q फॉर्म। ठीक है, इंटू P बाय Q फॉर्म। तो हम स्टार्ट वही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार। क्लियर? यस। लोटस, लोटस रोल नंबर 15। यस बेटा, लोटस किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे पहले इसको? जरा बताओ जरा। 10 से। 10 से क्यों करेंगे? पहले हम, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, अगर तो दोनों के ऊपर बार है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पर यहाँ पे चेंज क्या है? एक के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम वो नंबर शिफ्ट करते हैं डेसिमल से आगे जिनके ऊपर बार नहीं होती। तो वो कितने नंबर है वो काउंट करो। यहाँ पे 1 नंबर है, इसलिए हम 1 के साथ 1 0 लगाएंगे, दैट इज 10। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10 बोथ साइड। हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 10x और इधर आ गया 2.3 बार। नेक्स्ट स्टेप बताओ जरा। माइनस नहीं, अभी अगर देखो, हमारा जो टारगेट रहता है ना, माइनस के बाद
ऐसा टारगेट रहता है कि अगर हम दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेसिमल के बाद 0 बन जाए, ये हमारा टारगेट होता है ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो देखो जरा, ये है 2.3 बार, 3 बार मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और 1 नंबर पे देखो क्या है, 0.2, वन टाइम 3 रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास डेसिमल के बाद 1 बच गया, वो नहीं बचना चाहिए। क्लियर? ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? तो हम इसको भी इधर शिफ्ट कराएंगे। अब जो हमारा एक 3 है उसको भी शिफ्ट कराएंगे सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट मीन्स 10। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। ये क्यों किया, अभी करने के बाद देखो मैं समझाती हूँ क्यों किया, पहले हम करते हैं इसको। जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बेटे 100x, और जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3.3 बार, ठीक है। ये दो टर्म्स होगी। मैंने अभी कहा कि हमारा टारगेट रहता है कि डेसिमल के बाद 0 बन जाए, इतना क्लियर? ठीक। अब अगर मैं फिर से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूं, अभी भी देखो मेरा डेसिमल के बाद 0 नहीं बन रहा, नहीं बनेगा ना, फिर से वही चीज आ जाएगी, डेसिमल के बाद 1 बच जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, अब बन जाएगा 0, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें डेसिमल के बाद सेम टर्म फॉर्म में जाना होता है। जब तक आप डेसिमल के बाद सेम टर्म फॉर्म में नहीं जाते आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 0 नहीं बनेगा। इसलिए अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को भी नहीं और इसको भी नहीं। क्लियर, मेरी बात क्लियर? ठीक। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये मेरे पास नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब इसको नहीं छेड़ेंगे, ये इसका काम यहीं पे खत्म, ठीक, यहीं पे खत्म। ये वाले दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 0 चाहिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डेसिमल के बाद 0 हमें मिल रहा है। अगर इन दोनों को करेंगे तब भी नहीं 0 मिलता, इन दोनों को करेंगे तब भी नहीं 0 मिलता। इसलिए यहाँ हम इकट्ठा 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले सिर्फ उनको शिफ्ट करते हैं जो विदाउट बार होते हैं, उसको शिफ्ट करने के बाद जो विद बार होते हैं उनको शिफ्ट किया जाता है। क्लियर? ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करो जरा, देखो क्या बनता है हमारे पास। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 100x minus 10x is equal to 23.3 बार minus 2.3 बार। क्लियर है? 100 minus 10 is 90, या गया 90x is equal to, इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, 23.33 up to so on and 2.33 up to so on। यहाँ तो 0 बन गया, यहाँ पे 21। क्लियर है ना बेटे? नहीं पढ़ा मैं कराया हूँ, नहीं पढ़ा ना। क्लियर है बेटे? तो ये आ गया 21.0। x की वैल्यू देखो क्या आ गई, x इज इक्वल टू 21/90। ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करें हम, 3 से, ठीक है। 3 7 21, 3 3 90, 30। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7/30। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है p/q फॉर्म में, देयरफॉर आंसर 0.23 बार, क्योंकि हम बेसिकली निकाल तो इसी का आंसर रहे हैं। ये x है, क्लियर, इज इक्वल टू 7/30।
30 लास्ट आंसर। गो टू योर सीट बेटा। क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटे, एनी डाउट? ठीक है, लिख लो 2 मिनट लगा के, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पूरा नहीं लिख रही अब, मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रही हूँ किसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है 0.435। ठीक है, बार सिर्फ 5 पे है। क्लियर है इतनी चीज? हाँ जी। रोज, रोज रोल नंबर 20। लेट हम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, हाँ जी स्टार्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन। अनम्यूट करो बेटे पहले। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? दोबारा बोलो, जरा जोर से बोलो। हाँ जी, आप तो बोल नहीं रहे, मुझे लगता बाकी बोल रहे हैं। बोलो। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले हम उनको शिफ्ट करते हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा होता। वो 1 हो तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 हो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। हमारे पास क्या आ गया? 100x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे? 43.5 हाँ जी 43.5 बार। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ जरा। माइनस अभी बताया मैंने, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, क्या डेसिमल के बाद 0 आएगा? करके दिखाती हूँ। ऊपर है 0.4355, नीचे हमारे पास 40, चलो ऊपर लिखते हैं 43.55। अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या ये सारे कैंसिल हो रहे हैं डेसिमल के बाद वाले? नहीं हो रहे, तो इट मीन्स अभी आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बताओ अब जरा नेक्स्ट स्टेप क्या करें? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद हम चेक करेंगे कितने डिजिट्स पे बार है। कितने डिजिट्स पे बार है? 1 डिजिट है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ गया? ये 1000 हो गया, ये आ गया 435.5 बार। क्लियर? ठीक किया मैंने? ओके। अब मुझे बताओ किन 2 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं नंबरिंग कर देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। किन 2 इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे?
2 and 3 2 एंड 3, क्यों 2 एंड 3 ही क्यों करेंगे? पीछे 0 है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद हमें 0 मिल रहा है। तो हमारा टारगेट भी यही होता है इन क्वेश्चंस में कि हमें डेसिमल के बाद 0 मिले, तभी क्वेश्चन डन होता है, तभी वो P अपॉन Q फॉर्म बनता है। क्लियर मेरी बात? तो हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। टू एंड 3, तो हमें क्या मिला? 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 435.5 बार माइनस 43.5 बार। क्लियर? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया हमारे पास? 900। ठीक है, 1000 माइनस 100 900। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा। 435.5 बार 43.5 बार, तो ये तो 0 हो गया, इधर गया 2 9 3। ठीक किया बेटे मैंने सब्ट्रैक्ट। है ना? तो हमारे पास क्या आ गया? 392। क्लियर है इतना? इसको करते हैं डिवाइड, x की वैल्यू आएगी हमें, x क्या आ गया हमारे पास? 392 डिवाइडेड बाय 900। अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, नहीं है ना? तो हम किससे डिवाइड करें इसको? इधर 2 से कर देते पहले। ठीक है, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 4 5 0। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, फिर से कर दें 2 से डिवाइड। 9 जा 18, 8 जा 16, 1 2 4 जा 2 4 जा 2 5 जा। ठीक है, तो ये अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, आगे डिवीजन नहीं जाती इसकी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 98.225। क्या आ गया हमारे पास? x इज इक्वल टू 98.225। और ये किसकी वैल्यू थी? देयरफॉर 0.435 बार इज इक्वल टू 98/225। क्लियर है बेटे? कोई भी डाउट? ठीक है, गो टू योर सीट बेटा। P अपॉन Q फॉर्म आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, हर तरह का क्वेश्चन करवाया है मैंने। जब सिंगल बार है, 2 डिजिट बार है, एक विदाउट बार है, एक विद बार है, तो कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। ज्यादा ध्यान इन्हीं में रखना होता है, जब हमारे पास कुछ डिजिट होते हैं जिनमें बार नहीं होती और कुछ डिजिट्स होते हैं जिन पे बार होती है। उसमें कभी भी इक्वेशन 1 और हमारे पास इक्वेशन 2 या 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, 2 एंड 3 आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। पहले हम सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि जो विदाउट बार टर्म्स हैं, डिजिट्स हैं, बेसिकली विदाउट बार डिजिट्स हैं, उनको हम शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट थे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 डिजिट होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। Excuse me, ma'am. यस बेटा। मैम हमारा आंसर 103/225 आ रहा है। ओके, यहाँ तक ठीक है? Yes. या कटिंग में इशू है? Ma'am. सारा कर लेते हैं। 2 1 जा 9 2 जा 9। मेरा तो यही आ रहा है, 4 से काटा है सीधा 392। 392 को करो जरा 4 से डिवाइड। बेटे अगर यहाँ तक ठीक है, फिर ये मैंने 2 2 जा 2 बार काटा है ना, इट मीन्स 4 से कटिंग की है। ठीक है, तो 4 से देखो, 4 और 3 तो आपस में डिविजिबल है ही नहीं, तो 1 तो आ ही नहीं सकता। पहले ये चेक करो यहाँ तक ठीक है।
ठीक है, फिर अपनी कटिंग चेक करो जरा दोबारा से, क्योंकि ये 4 से कटिंग हुई है, यहाँ पे 1 तो किसी कीमत पे नहीं आ सकता। ठीक है, कटिंग दोबारा चेक करो 2 से, हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन डन है बेटे। अच्छा बीच में ही टोक दिया था। हाँ ये क्लियर है आई थिंक। 2 थे हमारे, बोलो क्या बोलना है। यस बेटा कुछ कहना है तो बता सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम, वो जो 0.435 है, 5 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? बेटे जब हम 5 पे बार है ना, पहले हमने किया 43 से मल्टीप्लाई, 43 था ना पहले, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा 100 से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद 5 पे बार है, 10 से ही किया है, देखो जरा, है ना, 10 से ही किया है। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक किया है मैंने, ठीक किया है मैंने। हाँ 43.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो वो होगा 435.5 बार, एज इट ही रह जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे एक डिजिट पे बार है, तो बेटे यहाँ पे तो मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले हम उनको शिफ्ट करते हैं जो विदाउट बार डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे विदाउट बार डिजिट आपके 2 थे, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने किससे किया, 100 से मल्टीप्लाई। उसके बाद विद बार डिजिट 1 था, तो मैंने वहां पे 10 से ही मल्टीप्लाई किया है। कुछ और पूछना है बताओ, कोई और अभी भी नहीं समझ आया तो पूछो। ये हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम, ओके बेटा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास 0 बन जाए, इसलिए हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों में सेम नंबर है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन की हुई है, चेक कर सकते हो। 4, 3, 5 एंड 43, 2, 9 एंड 3, 392। क्लियर, 392.0, 392.0। इधर आया 1000 माइनस 100, दैट इज अ 900। ठीक है, 900 को बेटे आपने डिवाइड किया 4 से, बेसिकली 4 से कटिंग हुई है, ऊपर भी और नीचे भी। कटिंग कैसे की है, पहले 2 से देन 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है, आप सीधा 4 से भी कर सकते थे। तो ये मेरे पास आंसर है। कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डन है। अब आपकी साइंस की क्लास है, तो आप साइंस की असाइनमेंट्स निकाल के रखो, मैम आ रहे हैं अभी आपके पास।
हटा दो। रिकॉर्डिंग चल रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू hear me? Wave your hands. Yes. So आज हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, प्रोसेसेस भी करेंगे, असाइनमेंट भी करेंगे। असाइनमेंट मिल गई है? यस और नो? यस, मिल गई है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस। दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, आपके पास कोई क्रिस्टल्स दी होंगी, आपने उनको प्योरीफाई करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो ये प्रोसेस, मेरी बात पूरी ध्यान से सुन लोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो पे अटेंशन, फिर आपको क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ उसको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बस ध्यान से सुनो। सो क्रिस्टलाइजेशन में आपको ऑलरेडी क्रिस्टल्स दी होंगी जिनको हम बोलेंगे कि ये प्योरिफाइड नहीं है, ये इम्प्योर क्रिस्टल्स हैं, इसकी प्योरिफिकेशन करनी है। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट की आपको क्रिस्टल्स दी हुई है, तो पहले तो आप क्या करते हो, उन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व करोगे। अब हो सकता है उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इम्प्योरिटीज हों, तो जब उसको डिसॉल्व करोगे, फिल्टर पेपर से पास करोगे, तो फिल्टर पेपर पे ही कुछ इम्प्योरिटीज तो रह जाती हैं। ठीक है, अच्छा अगर ठंडे पानी में आपकी क्रिस्टल्स डिसॉल्व नहीं हो रही है, आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है उनको। हॉट वाटर में भी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो ऐसे डिसॉल्व करते हो, फिर उसको पुट कर देते हो ऐसे चाइना डिश में। चाइना डिश में पुट करके आप उसको हीट करोगे। अब कब तक हीट करना है, बीच बीच में ना हम यहाँ पर इसमें ग्लास रॉड पुट करके देखते रहते हैं कि जिस टाइम पे ग्लास रॉड पे हमें थोड़ा सा पाउडर्ड सब्सटेंस फील होने लगे, मतलब वो पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया है, उस वक्त हमने हीट करना बंद कर देना है। फिर उसको रख दो, ठंडा होने रख दो। क्या होगा, धीरे धीरे क्रिस्टल्स जमने लगेंगी। उसकी क्रिस्टल्स, अगर मान लो पूरी क्रिस्टल नहीं भी जमे, थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है, उसको मदर लीकर बोलते हैं। कई बार पूरी जम जाती, कई बार थोड़ा सा लिक्विड रह जाता है, उसको फिर हमें फिल्टर करके सिर्फ क्रिस्टल्स निकाल के ऐसे फिल्टर पेपर के फोल्ड्स में रख के ड्राई कर देना होता है। ज्यादा जल्दी ड्राई करना हो तो लैब्स में अवन भी होता है, जैसे हमारे घरों में होता है ना माइक्रोवेव, वैसे लैब्स में अवन भी होता है, डेसिकेटर बोलते हैं उसको, तो उसमें हम ड्राई कर देते हैं। तो देखो ये जितनी भी प्रोसेस है ना, आपको मेन इसमें ये समझना है कि ये क्यों की जा रही है और इतनी सारी प्रोसेसेस का क्या फायदा है। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस का एक लॉजिक है कि ये इसके लिए यूज होगी और इसलिए यूज होगी। जैसे क्रिस्टलाइजेशन का क्या है कि वो क्रिस्टल्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज होगी। ठीक है, जिसमें मैंने बोला आप नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल दोनों तरह की इम्प्योरिटीज को हटा सकते हो। इसको डिसॉल्व करके फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे तो नॉन वॉलेटाइल हट जाएंगी, और फिर गर्म करके अगर वो क्रिस्टल्स ऑब्टेन करोगे तो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हट जाएंगी जब आप इसको बॉईल करोगे तो। ठीक है, तो ऐसे आपको प्योरिफाइड सॉलिड क्रिस्टल्स मिल जाती हैं। देन इज दिस प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस सब्लिमेशन, इसको हम बोलते हैं। ये उन्हीं सब्सटेंसेस के लिए यूज होगी जो सबलाइम करते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस ऑब्टेन होती है। कौन कौन को शो कर सकता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि आयोडीन, जैसे कि कैम्फर, जैसे कि नैफ्थलीन। ये सारी चीजें सबलाइम करती है। आपने घरों में नैफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे, जब सर्दियों के कपड़े पैक किए जाते हैं साथ में नैफ्थलीन बॉल्स, मॉथ रेपेलेंट होते हैं, वो खुशबू देते हैं, तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, वही खुशबू हम फील कर पाते हैं। ठीक है, तो जो चीजें डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बनाती हैं वो सबलाइम करती हैं,
उनको सेपरेट करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर सेपरेटिंग फनल ली, इन्वर्टेड सेपरेटिंग फनल, ऊपर से इसको आपने कॉटन पीस से बंद किया, यहाँ पर आपका सबलाइमेबल मटेरियल है वो है, हीट करोगे तो इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे ही रह जाएंगी, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये तो उड़ जाता है, तो प्योर वाला उड़ेगा। अब नीचे तो यहाँ पर तो ये हॉट है सरफेस, इधर ये ठंडा होगा रिलेटिवली, ठीक है, तो यहाँ से उड़ेगा, सॉलिड से गैस बनेगा, यहाँ पर इन कूलर रीजन्स में वो गैस जो है डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका sublimation. After that you have next process which is distillation, ठीक है। डिस्टिलेशन देखो दो तरह के चीजों के लिए यूज हो सकता है, या तो आपको सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना हो, या दो लिक्विड्स को सेपरेट करना हो। अगर तो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना है, जैसे सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है, तो मैंने यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क है ये मेरे पास, इसमें सॉल्ट और वाटर डाला, हीट किया, थर्मोमीटर है मेरे पास, थर्मोमीटर का क्या काम है, ये मुझे बता देगा कि ये टेम्परेचर अटेन हुआ है, 100 डिग्रीज अटेन हुआ है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्रीज है, तो जब ये टेम्परेचर यहाँ अटेन होगा, वाटर बॉइल करेगा, वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स मैंने यहाँ से पास किए, ये क्या चीज है, कंडेंसर है। कंडेंसर का काम होता है वेपर्स को ठंडा करना, कंडेंस करना, तो ये कूलिंग वाटर आपने इसमें डाला है और वेपर्स को ठंडा किया है, ये वेपर्स कूल होके ड्रॉप्स बन के इस बीकर में ऑब्टेन हो जाएंगे, और आपका जो सॉल्ट है वो इधर ही रह जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज हो सकती है, अगर वो दोनों लिक्विड्स जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है कम से कम 20 या 50, 100, इतना 20 से ज्यादा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो अच्छे से प्योरीफाई हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सपोज आपके पास दो लिक्विड्स हैं, जैसे इथेनॉल और वाटर है, ठीक है, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो क्या होगा, 50 वाला पहले बॉइल कर जाएगा, आपको थर्मोमीटर में दिख जाएगा कि 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो 50 वाला पहले बॉइल कर जाएगा और फिर उसको ठंडा करके हम ऑब्टेन कर लेंगे, और जब फिर उसके बाद ऑब्टेन करने के बाद इसको निकाल दो, ये फनल अलग से रख दो, फिर लेट इट बॉइल, लेट इट रीच 100 डिग्री सेल्सियस, जब यह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, फिर इनको वेपर्स को कंडेंस करके दूसरे फनल में दूसरा लिक्विड ऑब्टेन कर लो। तो ये जो डिस्टिलेशन है, दो तरह की सेपरेशंस इसमें पॉसिबल हैं, एक आप सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हो, और दूसरा आप दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो, मगर उसके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। देन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज करता है, ये तब यूज होता है जब आपके जो लिक्विड है उसमें कम से कम, मतलब वही कि लेस डिफरेंस हो, 20 to 30 डिग्रीज का ही डिफरेंस हो। ऐसे लिक्विड्स को ना सेपरेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो साथ साथ इवेपोरेट करने लग जाते हैं, तो फिर वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते, तो हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर हर्डल्स, सेपरेटिंग कॉलम्स, हर्डल्स इसके लिए क्रिएट करते हैं। अब मान लो आपके पास दो लिक्विड्स हैं, एक ये लिक्विड है और
एक ये लिक्विड है, ठीक है, दूसरा दिख नहीं रहा है गेस, ये ले लेते हैं, राइट। अब एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 और एक का है 120। तो 100 डिग्री जब यहाँ पर आपके थर्मामीटर में 100 डिग्री टेम्परेचर अटेन हो जाता है, ये लिक्विड अपनी फुल स्पीड से जाना शुरू कर देगा और इन हर्डल्स को पास करके फिर कंडेंसर में हम इसको लेके ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जब 100 डिग्री टेम्परेचर है तो ऐसा तो है नहीं कि 120 वाला आराम से बैठा है कि मुझे अभी नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। 120 वाले भी तो साथ में ही बॉईल हो रहा है, तो उसको लगता है चलो मैं भी चलता हूं, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड की तरह उतना फास्ट नहीं जा पाता है और थोड़ी सी कोशिश तो करता है, मगर इतने हर्डल्स के चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। कोशिश करता है वो ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो उतना एनर्जी अभी उसके पास नहीं आई है कि वो एस्केप कर सके। वो एनर्जी कब आएगी? जब उसकी बारी आएगी, जब उसका टाइम आएगा। कब आएगा उसका टाइम? जब टेम्परेचर 120 पे पहुंच जाएगा। पर वो तो 100 पे ही चल पड़ा, तो कोशिश तो कर रहा है 100 पे जाने की, लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हर्डल्स लगा दिए हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हर्डल्स हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरा वाला लिक्विड जो 100 पे ही चल पड़ा था, जबकि उसको 120 पे जाना था, उसको रोकता रहता है कि मत जा, अभी मत जा, तेरी बारी नहीं आई है। तो ये हर्डल्स की वजह से वो ठंडा हो जाता है लिक्विड और नीचे गिर जाता है वापस। फिर वो कब जाता है? जब उसका टाइम आता है। उसका टाइम कब आएगा? जब टेम्परेचर 120 पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है, तो हमें ऐसे हर्डल्स, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उनको यूज करना पड़ता है ताकि वो उन लिक्विड्स को रोक सके जिनका टेम्परेचर अभी रीच नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे उसमें किया था, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर दो लिक्विड्स मान लो, इसी में मैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस थर्मोमीटर के साथ यहाँ पर हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और ये दो लिक्विड्स हो गए, एक ये एक ये। ठीक है, तो एक लिक्विड तो पहले निकल जाएगा, उसको ठंडा करके यहाँ पर ऑब्टेन कर लो। लेकिन जो सेकेंड लिक्विड है, जब यहाँ टेम्परेचर पहले 100 होगा ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये ब्लैक वाला लिक्विड निकल गया, जब ये टेम्परेचर 120 पहुंचेगा तब ये दूसरा लिक्विड आप सेपरेट कर सकते हो। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस 120 वाले लिक्विड को रोक के रखता है कि अभी आपका टाइम नहीं आया है, जब आएगा तब जाना। ठीक है, तो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आप यूज करते हो। ये यूज होता है जैसे पेट्रोलियम क्रैकिंग में जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो वहां यूज होता है ये। ठीक है, जैसे फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में। फिर है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पता क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी, क्रोम वर्ड बना है कलर से, और इसका ग्राफ ऑब्टेन कर रहे हैं हम, इसकी सेपरेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कहता है सपोज आपके पास एक ऐसे एक बीकर है, ठीक है, इसमें आप कोई सॉल्वेंट डालते हो। कैसा सॉल्वेंट डालना है आपको? जो इजीली वेपर्स बना सकता है, जैसे कि एसीटोन हो गया। जैसे आपके घरों में मम्मा यूज करते होंगे नेल पेंट रिमूवर, वो नेल पेंट रिमूवर का जो बॉटल होती है ना, उसमें डबल कैप्स होती हैं, क्योंकि वो जल्दी उड़ जाता है, वॉलेटाइल लिक्विड है बहुत। ठीक है,
तो इस वॉलेटाइल लिक्विड का करना क्या है, हमने इसमें एक क्रोमेटोग्राफी पेपर पुट करना है। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी पेपर? ये क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है ये पोरस सा पेपर होता है, छोटे छोटे छेद इसमें ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे ये क्रोम मीन्स कलर ना, आप कलर को सेपरेट करोगे तो आपने एक मिक्सचर ऑफ कलर्स, कोई डाई लगा दी यहाँ पे, लेकिन ये डाई ना ऐसे सॉल्वेंट के अंदर ही नहीं डाल देनी है, सॉल्वेंट के लेवल से ऊपर रखनी है। ठीक है, सॉल्वेंट के लेवल से ऊपर रखोगे तब ये राइज कर पाएगी जैसे जैसे सॉल्वेंट राइज करेगा, क्योंकि मैंने कहा ये वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, इजीली उड़ जाता है, तो ये उड़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे उड़ेगा आपके इस क्रोमेटोग्राफी पेपर का कलर भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा डार्क सा होने लगेगा। तो ये जैसे आपके मान लो ये जो डाई मैंने लिखी, इसमें एक रेड कलर है और इसमें पर्पल कलर है और एक ब्लू कलर है। ठीक है, ये कलर्स 3 कलर्स है मान लो इस डाई में। ये जो कलर्स होते हैं ना बेटा, इन सब कलर्स का एक अलग पार्टिकल साइज होता है, जिसे कहते हैं, अगर आप कभी इंक पॉट, अब आई डोंट नो आप इंक पेन्स यूज करते हो या नहीं, वो जेल वाले नहीं, इंक पेन्स होते थे जिसमें निब वाले, तो जैसे इंक पॉट आता है, इंक पॉट में अगर आप चारकोल का एक पीस डालो ना, चारकोल क्या होता है, एक पोरस सी चीज होती है, पोरस जैसे कह लो प्यूमिक स्टोन होता है ना जिससे पैर वगैरह साफ करते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसी सी चीज पर कार्बन होता है वो। तो वैसे पोरस चीज जब उसमें डालते हो तो ये जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो उस पे चिपक जाते हैं। जैसे मानो आपके पास ये इंक पॉट है, हमारे टाइम पे आते थे चेल पार्क की इंक पॉट आती थी, तो उसके अंदर इंक है और इसके अंदर आप पुट करते हो चारकोल का पीस। तो क्या होता है, चारकोल डालने पे ये जो कलर के पार्टिकल्स है ना ये चिपक जाते हैं इस चारकोल से, इस चारकोल के ऊपर चिपक जाते हैं और आपकी जो इंक है वो सारे पार्टिकल्स उसमें अगर चिपक जाएंगे, पहले मान लो वो ब्लैक इंक थी, वो बाद में कलरलेस हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी इंक है, जो कलर है, वो पार्टिकल्स की वजह से आपको कलर दिख रहा है। अगर वो पार्टिकल चिपक गया उधर तो इंक में कलर नहीं रहेगा। तो आपने चारकोल डाल के इन पार्टिकल्स को निकाल लिया तो आपको कलर नहीं दिखेगा। तो ये जो आपने डाई लगाई इसमें से रेड कलर के पार्टिकल, मान लो वो सबसे बड़े पार्टिकल हैं, वो यहां से निकलेंगे तो मगर वो यहीं चिपक जाएंगे क्योंकि वो बड़े साइज के पार्टिकल हैं। फिर पर्पल कलर के पार्टिकल, ठीक है, थोड़ा सा छोटे होंगे साइज में तो वो थोड़ा ऊपर चिपक जाएंगे। पर्पल कलर की ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो जितनी है मैं वही बना रही हूँ। और फिर मान लो ये थर्ड कलर जो भी है उसके पार्टिकल और भी छोटे हैं तो वो ऊपर तक चले जाएंगे। तो मतलब जो बड़ा पार्टिकल है वो पहले ही फंस जाएगा। पोर्स है ना, यहाँ छेद हैं इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में, तो जो बड़े साइज का पार्टिकल है वो नीचे ही फंस जाएगा और छोटे पार्टिकल का थोड़ा ऊपर तक जाएगा और छोटे पार्टिकल का और ऊपर तक जाएगा। तो ये है क्रोमेटोग्राफी, दिस इज सेपरेशन ऑफ कलर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज। ठीक है, सॉल्वेंट लोगे, डाई का स्पॉट लगाओगे और वो कलर जो हैं अलग अलग लेवल तक सेपरेट कर जाएंगे। ठीक है, समझ आया? कुछ पूछना है इसमें से पूछ लो, बिकॉज दिस इज न्यू टू यू, इसको समझने में टाइम लगता है। बस याद रखना हर कलर जो है वो पार्टिकल पे डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो डिफरेंट कलर, छोटा होगा तो डिफरेंट कलर। फिर ये है सेपरेशन, सेपरेटिंग फनल को यूज करके दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना, इमिसिबल विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है,
वो हो गया इमिसिबल। तो ये कहता है जैसे ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते तो आप उसको सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हो। पर इसको और अच्छे से समझने के लिए सपोज आपके पास एक वाटर है, आपने उस पे बेंजोइक एसिड डाला है, थोड़ा बहुत बेंजोइक एसिड पानी में घुल जाता है, बेंजोइक एसिड ऑयली लिक्विड है तो थोड़ा बहुत वो घुल जाता है, लेकिन आप उसमें अगर एक और ऑयली लिक्विड बेंजीन डाल देते हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान लो आपके पास ये लिक्विड, यहाँ पर आपके पास वाटर था और आपने इसमें ओहो I clicked the wrong button. तो आपके पास इसमें ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें मान लो ये आपकी वाटर की लेयर थी और इस वाटर की लेयर में थोड़ा सा हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला तो वो थोड़ा सा तो मिक्स हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर तो आप ऐसे सेपरेट होने के लिए रख सकते हो, मगर अगर आप उसकी अच्छी से सेपरेशन करनी है तो एक और ऑयली लिक्विड इसमें आप डालते हो। वो क्या करता है, वो ऑयली लिक्विड इनके साथ मिलके, इनके साथ फ्यूज होके पूरे अच्छे, जितना ज्यादा शेक करोगे ना, ये जो ऑरेंज पार्टिकल्स इस ब्लैक पोर्शन में गए हैं, इन सब को यहाँ से हटा के पूरी अपनी एक सेपरेट लेयर बना देगा, जिससे ये पानी पूरा अलग हो जाएगा और ये खुद अपने आप पूरा इसमें मिक्स्ड लेयर बना लेंगे, ठीक है। पर इसने जो भी ऑरेंज पार्टिकल्स इस ब्लैक पोर्शन में गए थे उनको भी निकाल के अपनी साथ लेयर बना ली, ठीक है। तो मतलब एक इसकी हेल्प की, इन रेड पार्टिकल्स की हेल्प ली, वो एक ऑयली था सब्सटेंस, पहले भी ऑयल मिक्स हुआ था, उन दोनों ने शेक होने के बाद ऐसे दोनों जुड़े कि वो अपनी लेयर और पानी अलग। तो इसीलिए इसको इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए बोलते हैं कि दोनों डिफरेंट नेचर वाली चीजें सेपरेट हो जाती हैं। आफ्टर दैट यू हैव सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कहता है, ये डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन होती है। जैसे हम बटर मिल्क और बटर को सेपरेट करते हैं तो बटर लो डेंसिटी वाला वो अलग सेपरेट लेयर बना देता है और बटर मिल्क जो है वो उसकी सेपरेट लेयर हो जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी बेस्ड ये सेपरेशन है। जस्ट लाइक आर मिक्सी, अदरवाइज ऐसे जार होता है उसमें टेस्ट ट्यूब्स पुट करके उसको मिक्सी की तरह घुमा देते हैं और अलग अलग डेंसिटी की चीजें सेपरेट हो जाती हैं। जैसे ये बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन था, उसके बाद इसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो गया। और लास्ट है कोएगुलेशन। ये एलम से रिलेटेड आपने कुछ कॉन्सेप्ट किया कि एलम जो है वो एक अच्छा कोएगुलेंट है। वो वैसे उसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो आयनिक चार्जेस को अपने साथ, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज, आयनिक इम्प्योरिटीज को अपने साथ चिपका लेता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको वाटर को प्योरीफाई करना है तो जो अगर हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंटेशन की वजह से, लेकिन जो लाइट चार्ज्ड इम्प्योरिटीज होती हैं वो एलम के ऊपर चिपक जाती है, दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन, ठीक है, आयनिक इम्प्योरिटीज के लिए। नाउ टेक आउट असाइनमेंट, take 2 minutes to read the questions. They are straightforward, but you need to know the concept.
Okay, let's discuss the assignment. Fatafat say, first is a student wants to obtain pure blue crystals of copper sulfate from an impure sample dissolved in water. Which method is most suitable? तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को सेपरेट करते crystallization से. Then a mixture contains alcohol and water, which property mainly helps in separating them. वो होता है उनका difference in boiling point. Distillation से separate करते हैं. Alcohol जल्दी evaporate करेगा as compared to water. Third, while performing paper chromatography, a student accidentally keeps the ink spot below the solvent level. क्रोमेटोग्राफी में मैंने आपको बोला था जो स्पॉट लगाना है वो सॉल्वेंट के ऊपर लगाना, नहीं तो वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा. तो आंसर इज दैट इंक डिसॉल्व्स डायरेक्टली इनटू द सॉल्वेंट. Fourth, a doctor separates blood plasma from blood cells using centrifugation. Method works mainly because of the difference in centrifugation में density का difference आप लेते हो. ठीक है. Fifth, oil is poured into separating funnel containing water. After the layers settle, the stopcock is opened. What comes out first and why? So water will come first because it is denser और वो नीचे bottom पे होता है. ठीक है. stopcock के पास होता है. तो B is the answer. Sixth is powdered alum is added to muddy water and mixture is stirred. Which sequence of events correctly describes what happens next? So alum causes fine particles to clump together. Larger clumps settle by gravity and clear water can be decanted. ठीक है. जो मैंने बताया था adsorption coagulant है. alum अपने ऊपर stick कर लेता है ionic impurities को. Then is assertion reason. Seventh question. Distillation can recover both liquids from a mixture. Yes, it is true. And vapors formed during heating are condensed back into liquid form. This is also true, but they are not connected. So it would be B. Both are true, but R is not correct explanation of A. Eighth question. Filtration alone cannot completely clean very fine muddy water. क्यों? क्योंकि कुछ impurities तो pass कर जाती है. जो छोटी वाली impurities होंगी, they may pass through it. Right? So this is A. Section C में कहता है a village near river. Notice that river water becomes muddy after heavy rainfall. The villagers first allowed the water to stand undisturbed. Later, alum was added. Finally, the water was filtered through cloth before use. So, purpose of allowing muddy water to stand undisturbed is sedimentation, कि heavy particles नीचे settle हो जाएं. Alum add करते हैं coagulation के purpose के लिए. This is also called loading. Third part है which process occurs after coagulation. So after coagulation, decantation takes place. And fourth is why filtration is done after coagulation. ताकि जो bulk impurities हैं आप उनको remove कर सको. ठीक है. Then is a student accidentally mixed ammonium chloride, iron fillings, sand and sugar. Which substance should be separated first? तो सबसे easy method इसमें iron fillings के लिए magnetic separation हो जाएगा. बस magnet घुमाया और अलग हो जाएगी iron fillings. 11th question. Design a complete separation procedure for mixture containing iron filling, sulfur powder, common salt, sand, kerosene. तो सबसे पहले तो आयरन फिलिंग आप मैग्नेट से रिमूव कर सकते हो. फिर कैरोसिन को सेपरेटिंग फनल से कर लो रिमूव. फिर उसमें अगर कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे तो सल्फर रिमूव हो जाएगा.
अब 50 कॉमन सॉल्ट एंड सैंड, वाटर डाल दो, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज a laboratory mixture contains mustard oil, water and alcohol. आपको सीक्वेंस बतानी है कैसे सेपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को सेपरेट कर लो सेपरेटिंग फनल से, और फिर वाटर और अल्कोहल को डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने पड़ेंगे, कौन सी चीज, एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे किसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है। देखो इसमें जो भी अभी किया अबाउट द प्रेजेंटेशन, अबाउट द असाइनमेंट, do you want to ask any questions related to this? बोलो, any questions बेटा? होप यू हैव अंडरस्टूड। मेन आपको कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है कि कौन से प्रोसेस के लिए क्या कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ क्रिस्टल्स बना रहे हो, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज निकाल रहे हो, यहाँ पर सॉलिड से गैस बना रहे हो, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी, यहाँ लिक्विड इवेपोरेट, सॉलिड पीछे रह जाएगा, यहाँ अगर बॉइलिंग पॉइंट कम डिफरेंस है तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से सेपरेशन इजी हो जाएगी, यहाँ लिक्विड के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन हो जाएगी, यहाँ इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल यूज करोगे, यहाँ डेंसिटी रिलेटेड सेपरेशन करोगे। ठीक है, और इसमें कोएगुलेंट एलम यूज करोगे इम्प्योरिटीज को स्टिक कराने के लिए। ठीक है, चलो फिर सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।